से एक मैच दूर था अपने सपने को पूरा करने से, ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर बनने से। लेकिन एक गद्दार की वजह से उसका पेट कंट्रोल से बाहर हो गया और उसे खा गया। लेकिन फिर भी किसी रहस्यमय तरीके से वो एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेता है। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम है फोन, जो लिंगशा पवेलियन का लीडर है। वो अपने फैमिली के एंसेस्ट्रल हॉल में जाता है जहां वो अपने माता पिता से कहता है कि वह बहुत मेहनत कर रहा है ताकि वह उनका खोया हुआ नाम वापस ला सके, और बताता है कि जैसे ही वह कंपटीशन जीतता है उनका सेक्ट ए क्लास में प्रमोट हो जाएगा। वो अपने एंसेस्टर से कहता है कि वह उस पर नजर रखे। इसके बाद फोन के स्टूडेंट्स उसे गुड लक विश करते हैं और वह एक जायंट ईगल समन करता है जिससे वह उड़कर चला जाता है। रास्ते में फोन अपना स्पिरिट पेट निकालता है जिसका नाम है नियान, जो सबको इम्प्रेस कर देता है क्योंकि वह बहुत बड़ा है। जब वो कंपटीशन में पहुंचता है, एक बूढ़ा आदमी सोचता है कि लीग ने लिंगशा पवेलियन को ए क्लास टूर्नामेंट में एंटर कैसे कर दिया, क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग तो नोबडीज हैं। लेकिन दूसरा मास्टर डिसएग्री करता है क्योंकि फोन एक रेप्टेबल फैमिली से है, लेकिन दुर्भाग्य से उनका फैमिली डिक्लाइन हो गया और वह अकेला ही बचा। मास्टर बताता है कि फोन ने पूरा सेक्ट अकेले बनाया और बी क्लास तक पहुंचाया इन रिकॉर्ड टाइम, और वह यह भी बताता है कि उसका फोन से कनेक्शन है, इसलिए उसे पता है कि फोन को स्पिरिचुअल पेट्स की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है और उसका फ्यूचर ब्राइट है। इधर फोन अपने स्टूडेंट से मिलने जाता है और एक स्पिरिट कैट हाई में उसके पैरों से लिपट जाती है जिससे उसका मास्टर डांस जलने लगता है। लेकिन दूसरा स्टूडेंट्स सोचते हैं कि फोन को उसे वापस ले लेना चाहिए क्योंकि क्लियरली वो उसे ज्यादा पसंद करती है। एक डिसाइपल गोलिंग पूछती है कि क्या फोन को कुछ चाहिए, तो वह दुआ को बाहर ले जाकर रिमाइंड करता है कि उनके प्रॉमिस के बारे में कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनेंगे। फोन कहता है कि अब वक्त आ गया है अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलने का, और वो एक इंस्पायरिंग स्पीच देता है बताकर कि अब उन्हें एब्सोल्यूट पीक तक मार्च करना चाहिए। लिंगशा पवेलियन एरिना में एंटर करता है और फोन नियान को समन करता है जिससे सब इम्प्रेस हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसका अपोनेंट हंग भी। लेकिन हैंग अब भी सोचता है कि फोन उसके सामने कुछ नहीं है और वो अपने ग्रेट ऐप को समन करता है, फोन को चैलेंज करते हुए ब्रिंग इट ऑन। स्पिरिट पेट्स एक दूसरे पर चार्ज करते हैं, लेकिन जैसे ही नियान अपना मुंह खोलकर ऐप को निगलने की कोशिश करता है, ऐप एक जबरदस्त अपर कट से काउंटर करता है। फोन पानी का अटैक करता है हैंग पर, लेकिन वो ऐप की फायर से उसे ब्लॉक कर देता है और ऐप नियान पर अटैक करने लगता है। ऐप नियान से मुंह से पकड़कर ऑडियंस की ओर फेंक देता है, लेकिन फोन सबको बचाते हुए उसे स्काई की ओर मोड़ देता है। वो ऐप पर मल्टीपल वाटर अटैक्स करता है, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता और ऐप अपनी फाइनल फॉर्म में असेंड कर जाता है। उसका पूरा शरीर आग से ढका होता है और वह फोन की और एक जायंट फायर पंच लॉन्च करता है जिससे गोलिंग चिंतित हो जाती है, लेकिन दुआ उसे कहता है कि फोन पर भरोसा रखे। वो नियान का एसेंशन शुरू करता है जिससे वो इमोर्टल ब्लैक व्हेल में बदल जाती है और सारी आग को निगल जाती है। एप गुस्से में आकर फिर से अटैक करता है, लेकिन नियान एक वाटर स्ट्रीम से जवाब देती है जिससे पानी की बूंद जैसे छोटे छोटे वेल्स बन जाते हैं। पानी वापस नियान की ओर बहता है और फोन और हैंग अपना फाइनल अटैक करते हैं। जैसे ही वह ऐप से टकराते हैं, एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। ऐप हार जाता है और भीड़ खुशी से चिल्लाती है, लेकिन गोलिंग नोटिस करती है कि कुछ गड़बड़ है। नियान अपने ट्रांसेंडेड स्टेज में पहुंच जाती है और रेटिंग कॉप्स वेल बन जाती है जो सब कुछ निकलना शुरू कर देती है। फोन समनिंग को कैंसिल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसने उस पर कंट्रोल खो दिया है और वह खुद भी निगल लिया जाता है। एक फ्लैशबैक में हम फोन के पिता को देखते हैं जो उसे सिखा रहे हैं कि वेल स्पिरिट को कैसे कंट्रोल करें, और उसके दोस्त उसे सेक्ट को रिवाइव करने में मिशन में ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स की मौत ने उसे अकेला छोड़ दिया। उसे एक एंशिएंट स्क्रॉल दिया जाता है जो उसके परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा है, एक रहस्यमय आदमी द्वारा। उसमें लिखा होता है कि अगर किसी साजिश की वजह से उसकी मौत होती है तो वह एक ऐसे हेल्दी इंसान के शरीर में रीइंकार्नेट होगा जिसकी एक्सीडेंटल डेथ हुई हो, और वो सीखता है कि ऐसा करने से वह उस इंसान की लाइफ को अनजाने में बढ़ा सकता है। वो आदमी सोचता है कि इससे फोन अपना गोल पूरा कर पाएगा। फोन 1 साल बाद जागता है अपनी मौत के बाद, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह कहाँ है और उसके कपड़े अलग क्यों हैं। वो नियान को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं कर पाता। पास के एक लेक में पानी लेने जाता है, लेकिन वहाँ अपना चेहरा देखकर चौंक जाता है।
क्योंकि अब वह बिल्कुल अलग दिखता है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन तभी एक आदमी उसे नोटिस करता है और अपने दोस्तों को बुला लेता है। वह उसे घेर लेते हैं तो फोन पूछता है कि उसने उनके साथ क्या किया है, लेकिन वह बिना कुछ बोले उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद फोन जागता है और खुद को डंकन में जंजीरों में बंधा पाता है और सोचता है कि उसने जो भी मेहनत की थी अपने सेक्ट को एक क्लास में ले जाने के लिए, सब बेकार चला गया। लेकिन वह इस बात से खुश है कि वह जिंदा है। उसे पता है कि अब उसे सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन वह यह भी जानना चाहता है कि किसने उसे बिट्रे किया और नियान को अनकंट्रोलेबल बना दिया। वह यह भी जानना चाहता है कि उसके नए शरीर का असली मास्टर कौन था। वह अपने स्पिरिचुअल पेट्स चेक करता है और हैरान रह जाता है जब देखता है कि उसमें एक डॉग है जिसका नाम है टेडी और एक कैक्टस है। वह उनसे उनकी स्किल्स के बारे में पूछता है। टेडी जमीन पर पेशाब कर देता है और कैक्टस उसे हवा में उठा देता है। उसे एहसास होता है कि कोई आ रहा है तो वह जल्दी से अपने पेट्स को छुपा देता है। तभी दरवाजा खुलता है और एक गार्ड उसे लू बुलाता है। वह नोट करता है कि मिसबा उससे मिलना चाहती है, लेकिन बदबू से परेशान हो जाता है। लू कहता है कि वह उसे रोक नहीं पाया। रास्ते में एलएससी सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे इग्नोर करता है और सीधे उसे बी के चैम्बर में ले जाता है। लू अपने हाथों को आज़ाद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन गार्ड से छिपा रहता है। जब वह रूम में एंटर करता है तो बीए उससे पूछती है कि उसे पता है कि उसने उसे जिंदा क्यों छोड़ा। वह जवाब देता है कि शायद इसलिए कि वह जेनरस है और चाहती है कि वह अपनी गलती सुधार ले। लेकिन वह उसे एक्सक्यूज करती है कि उसने उसके पानी में ड्रग मिला दिया था। वह कहती है कि उसे आज तक इतनी इंसल्ट कभी नहीं झेलनी पड़ी और बताती है कि उसे मार देने से भी उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। वो कहती है कि वह लू को जिंदगी भर जेल में रखेगी ताकि वह उसकी सर्वेंट की तरह काम करे, जिससे लू डर जाता है और कहता है कि उसे उसके लिए ट्रेन नहीं किया गया है। वह पीछे हटते हुए कहता है कि किसी और को रख ले, लेकिन बा कहती है कि उसे जाने की इजाज़त नहीं है और अपना स्पिरिट स्नेक यूज करके लू को दूर फेंक देती है। वो सोचती है कि शायद लू मर गया, और हाँ, यहाँ लू का मतलब फोन है क्योंकि अपने नए शरीर में रीइंकार्नेट हो चुका है। लेकिन लू अपने स्पिरिट पेट को समन कर लेता है, जिन्हें देखकर बा हंसती है क्योंकि उसे लगता है कि वह उसके सामने कुछ नहीं है। बा अपने स्नेक्स का अटैक के लिए भेजती है, लेकिन लू अपने पेट्स को प्लान के मुताबिक काम करने को कहता है। वो टेडी से स्नेक को डिस्ट्रैक्ट करवाता है और कैक्टस को स्नेक की तरफ फेंकता है, जो अभी वाइन से उसे बांधने लगता है। बा यह देखकर इम्प्रेस हो जाती है कि लू एक साथ 2 पेट्स को यूज कर सकता है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं होती। स्नेक जमीन पर अपना शरीर पटकता है, जिससे कैक्टस की पकड़ ढीली हो जाती है और स्नेक उसे खा जाता है। लेकिन यह लू की प्लान का हिस्सा था क्योंकि वाइन स्नेक के पूरे शरीर को ढक लेती है और उसे हिला नहीं पाने देती। लू टेडी को उसकी अल्टीमेट मूव यूज करने के लिए कहता है तो वह हवा में कूदता है और स्नेक पर मूत देता है, जिससे बा डिस्कस्टेड हो जाती है। वो कहती है कि उसके पेट्स उतने ही घटिया हैं जितना वो खुद, इसलिए उसे उन्हें किसी भी कीमत पर खत्म करना होगा। फिर वह स्नेक का सेकंड फेज एक्टिवेट करती है, जिससे उसका पूरा शरीर आग से ढक जाता है। स्नेक लू के स्पिरिट्स को जला देता है तो लू उन्हें वापस बुला लेता है, लेकिन बा कहती है कि उसे अब खुद की चिंता करनी चाहिए और स्नेक उस पर चार्ज करता है। लू पानी में गिर जाता है और सोचता है कि क्या वह फिर से मरने वाला है, लेकिन तभी उसे एक कैटफिश दिखती है। लू बाहर आता है और बा इस बात से हैरान होती है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन वो नोट करती है कि उसने उसके भाई की कैटफिश से बॉन्ड बना लिया है। वो बताती है कि कैटफिश को पहले इनविंसिबल वेल्स में कल्टीवेट किया जाता था, लेकिन पिछले साल की कंपटीशन में लिंगशा पवेलियन की कैटफिश कंट्रोल से बाहर हो गई थी और अपने ही मास्टर को खा गई। लू कहता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन बा बताती है कि लीग ने टर्मिनेशन लेटर इशू कर दिया था, जिससे सारी कैटफिशेस खत्म कर दी गई, लेकिन उसके भाई ने एक को पॉन्ड में छुपा के रखा। वह मानती है कि वह अब पूरे कॉन्टिनेंट में अकेली बची हुई है। वह कहती है कि सिर्फ लिंगशा पवेलियन का मास्टर ही उसे कल्टीवेट कर सकता था, इसलिए बाकी सबके लिए वह बेकार है। लेकिन यह सुनकर लू को गुस्सा आ जाता है। बा फिर से स्नेक को उस पर अटैक करने के लिए भेजती है, लेकिन लू उसके मुंह से उसे पकड़ लेता है और नियान को उसे डिवावर करने को कहता है। बा शॉक रह जाती है कि जब छोटी सी कैटफिश स्नेक को खा जाती है और लू उसका फायदा उठाकर भागने लगता है।
पकड़ मारो जो पकड़ भोसड़ी पकड़ ले पहन के लौड़े रुक दे। क्लिफ से कूद जाता है और कैक्टस की मदद से दूसरी तरफ झूल कर निकल जाता है। बा इस बात से डिसअपॉइंटेड होती है कि वह बच निकला और अपने लोगों से कहती है कि उसे जिंदा या मरा हुआ पकड़ कर लाओ। तभी एक तेज हवा चलती है और उसका भाई टोनू वहां आ जाता है और पूछता है कि वह किसे मारने की कोशिश कर रही थी। उधर लू उठता है और देखता है कि एक चिड़िया उसके चेहरे पर बैठी है। उसे यकीन नहीं हो जाता है कि वह सपना नहीं देख रहा था। वह अपने इस भाई को सारी कहानी बताती है और वह दुखी हो जाता है कि उसकी कैटफिश चली गई, लेकिन वो यह भी बताता है कि उसकी एकमात्र स्किल है डेवरिंग और वो अपने मास्टर को भी खा सकती है। वो मानता है कि सिर्फ फोन ही उसे पूरी ताकत तक ले जा सकता था, लेकिन अब वो मर चुका है, इसलिए लू की चिंता करने की जरूरत नहीं है और कहता है कि बाद में उससे निपट लेंगे। लू हंस सर पहुंचता है और खुद को लिंक्शा पवेलियन का मेंबर बताता है, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर जाता है। वो रिसेप्शनिस्ट से ट्रांसपोर्ट पेट मांगता है क्योंकि उनका इनसे एग्रीमेंट है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे कोड और मूव्स दिखाने को कहता है। लू से दिखाता है लेकिन वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। जब वो अपना बुक चेक करता है तब जाकर उसे लिंक्शा पवेलियन मिलता है। लू उससे स्नेक फैल्कन मांगता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताता है कि उनका सेक्ट अब लिस्ट में नहीं है, तो उसे मजबूरी में एक बिग रेंट पर लेना पड़ता है। रास्ते में उसे याद आता है कि रिसेप्शनिस्ट ने बताया था कि सेक्ट को डिग्रेड करके डी क्लास बना दिया गया है, क्योंकि फोन की मौत के बाद लीग ने कैटफिश को एलिमिनेट करने का ऑर्डर दिया था और बाकी सेक्ट ने लिंक्शा पवेलियन के रिसोर्सेज लूट लिए थे, इसलिए उन्हें लीग से निकाल दिया गया और वह एक फेक ऑर्गेनाइजेशन बन गए। उधर लिंक्शा पवेलियन का एक डिसाइपल जिसका नाम है तोंग बहुत सारी डिशेस बना रही होती है, लेकिन दुआ उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों बना रही है, यह याद दिलाते हुए कि उनके सेक्ट की हालत बहुत खराब है। तो वह एक्सप्लेन करती है कि उसे नहीं पता, बस उसे ऐसा फील हो रहा है कि कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाला है। लू स्पिरिचुअल पेट सर्विस में जाता है, जहां वो रिसेप्शनिस्ट से अपने पेट्स को हील करने के लिए और उनके लिए स्टेटस सर्टिफिकेट इशू करने को कहता है। फिर वो दूसरे काउंटर पर जाता है और शॉपकीपर से पूछता है कि क्या उनके पास डिफेंस स्किल बबल्स हैं, तो वह बताता है कि बस एक ही बचा है। लू खुश हो जाता है कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है, लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम है जू वहां आकर कहता है कि वो उस बबल को 3 गुना कीमत पर खरीदेगा। शॉपकीपर एक्सप्लेन करता है कि वो स्क्रोल पहले ही लू को बेच चुका है, लेकिन जू हार मानने को से इनकार करता है और अपना पेट समन करता है। लू से वेट करने को कहता है, लेकिन जू अटैक नहीं करता, बल्कि वो उसे बाहर इनवाइट करता है ताकि साथ में खाना खा सके, क्योंकि वो असली लू को जानता है। वो ऐसे खाना खाता है जैसे कई दिनों से कुछ खाया ना हो, और जू उससे पूछता है कि वो कहाँ गया था। लू जवाब देता है कि वह घर पर फ्लावर्स ग्रो कर रहा था और डॉग पालने में बिजी था, लेकिन जू को कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि लू ने ड्रिंक तक नहीं किया। लू बहाना बनाता है कि उसने कल रात बहुत पी ली थी, लेकिन जू कहता है कि अगर लू से ड्रिंकिंग कंपटीशन में हरा देता है तो उसे कोई भी रिवार्ड देगा। लू को याद आता है कि वो अपनी पिछली जिंदगी में अल्कोहल नहीं संभाल पाता था और डिसाइपल्स के सामने एम्बेरस हो गया था, लेकिन अपने नए शरीर में वह आसानी से जू को हरा देता है, जो बेहोश हो जाता है। लू बबल स्क्रॉल लेकर वहां से चला जाता है और साथ ही उस लड़की को भी आजाद कर देता है जिसे जू ने कैद कर रखा था। इसके बाद लू नियान को बबल स्किल सिखाने में मदद करता है और कहता है कि यह तो बस शुरुआत है। वही वो लड़की जिसे उसने बचाया था उसे चुपचाप देख रही होती है। इस बीच लिंक्शा पवेलियन पर मेगा रॉक गैंग अटैक करती है और उन्हें कहती है कि अपना सामान बांध लो और यहाँ से निकल जाओ, लेकिन दो हाईवे को समन करता है ताकि उनसे लड़ा जा सके। गैंग के लोग पहचान जाते हैं कि यह एक स्पीड टाइप पेट है। लिजार्ड और टर्टल की जोड़ी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनके सारे अटैक्स को डॉज कर देती है और लाइटनिंग स्पीड से उन्हें हरा देती है। गैंग एक बीटल भेजते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन हाईवे आसानी से उससे भी निकल जाती है। उन्हें बताता है कि वह उनके सेक्ट का सामना नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही वह अपनी ग्रेटनेस की बात करता है, अटैकर्स में से एक बीटल को कंट्रोल करता है और वह गूलिंग पर सरप्राइज अटैक करता है। हाईवे उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन यह ट्रैप निकलता है और वह लिजार्ड द्वारा पकड़ ली जाती है। लू वहां पहुंचता है और सेक्ट की हालत देखकर शॉक्ड हो जाता है
कि बस 1 साल में ही सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन वह देखता है कि गेट खुला है और सोचता है कि अंदर कोई क्यों नहीं है, और वह अंदर भागता है और यह हार्ट ब्रेकिंग सीन देखता है। मेगा रॉक गैंग को लगता है कि अब सब खत्म हो गया है क्योंकि उनके सामने लड़ने के लिए कोई नहीं बचा। लेकिन तभी टेडी आता है और उन पर मूत देता है। गैंग वाले सोचते हैं कि वह कहां से आया और लू उन्हें टीज करता है। उनका अंदाज गोलिंग को उसके मास्टर की याद दिलाता है। गैंग अपना ड्रैगन लिजर्ड भेजते हैं टेडी पर अटैक करने के लिए, लेकिन टेडी उसका अटैक रोक देता है और उसे हरा देता है, जिससे सभी शॉक्ड हो जाते हैं। गैंग अपने सारे स्पिरिट समन करते हैं और लू पर सीधे अटैक करने का फैसला करते हैं, लेकिन लू फेक करता है कि वह कमजोर है और भागने लगता है। गैंग अपने स्पिरिट पेट्स भेजते हैं उसके पीछे, लेकिन जैसे ही वह नजरों से दूर होते हैं लू नियान को समन करता है और वह सारे पेट्स को खा जाती है। लू बताता है कि उसे हाई क्वालिटी पेट्स ढूंढने में दिक्कत हो रही थी ताकि वह नियान को खिला सके, लेकिन अब काम आसान हो गया है। गैंग वाले शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वह देखते हैं कि यह कैटफिश है जो बैंड है, और वह लू को धमकाते हैं कि वह लीग को इसकी जानकारी देंगे। लेकिन लू उन्हें डराता है, कहता है कि अगर वह उन्हें भी खिला दे तो किसी को पता नहीं चलेगा, और वह डर कर भाग जाते हैं। गोलिंग आती है और लू को थैंक कहती है, लेकिन लू उसे गले लगाकर कहता है कि उसे देखकर अच्छा लगा। गोलिंग सोचती है कि क्या वो उसे जानती है, लेकिन लू अपना असली आइडेंटिटी रिवील करने ही वाला था, लेकिन रोक लेता है क्योंकि उसे याद आता है कि नियान तब कॉप्स वेल में तब्दील हो गई थी जब किसी ने उसे बिट्रे किया था। तो वह बस कहता है कि गोलिंग किसी ऐसे इंसान जैसे दिखती है जिसे वह जानता था, लेकिन जैसे ही वह उसके पास से निकलता है गोलिंग को एक बार फिर अपने मास्टर की याद आ जाती है कि गोलिंग रोने लगती है जब वो हाइमे को मरते हुए देखती है, और उसे वह वक्त याद आता है जब उन्होंने उसे वाटरफॉल के पास पाया था और लू ने डान से कहा था कि उसे रख ले क्योंकि वह क्लियरली उसे पसंद करता है। डान अब सारी उम्मीद छोड़ देता है और कहता है कि अब वह सेक्ट को लीड करेगा क्योंकि उनके पास अब कोई स्पिरिचुअल पेट्स नहीं बचे हैं। दुआ ने पहली बार लिंगशा पवेलियन ज्वाइन किया था और वह हैरान रह गया था यह देखकर कि पूरे सेक्ट में बस एक ही इंसान था। वो नोट करता है कि सेक्ट का तो कोई साइन बोर्ड भी नहीं था, लेकिन फोन इंसिस्ट करता है कि वह टॉप तक पहुंचेगा और दुआ उस पर भरोसा करके ज्वाइन कर लेता है। वर्तमान में लू उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि अभी भी उम्मीद है और वह लिंगशा पवेलियन को फिर से जिंदा कर सकते हैं, लेकिन दुआ कहता है कि उन्हें किसी स्ट्रेंजर की दया की जरूरत नहीं है। गोलिंग भी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि उन्हें अपने मास्टर की इच्छा को कैरी करना चाहिए, लेकिन दुआ कहता है कि वह सच का सामना करे और बताता है कि उनका सेक्ट फोन के साथ ही मर चुका है। और गोलिंग बाकियों से उसे रोकने को कहती है, लेकिन वह भी मानते हैं कि अब उनके सेक्ट के लिए कोई उम्मीद नहीं बची। वह सब उसे धन्यवाद कहते हैं कि उसने उनका ध्यान रखा और सब साथ से छोड़ने को फैसला करते हैं। लू अकेला खड़ा रह जाता है जब सब सेक्ट को अलविदा कह देते हैं और वह विश करता है कि काश उन्हें थोड़ा और टाइम मिलता तो वह सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता। इसके बाद गोलिंग नोट करती है कि डैन ही था जो फोन का उत्तराधिकारी बनने वाला था क्योंकि वह पहला डिसाइपल था और एक स्किल्ड फाइटर भी। वह सोचती है कि अब जब दुआ चला गया है तो उसे कौन रिप्लेस करेगा। तभी एक डिसाइपल जिसका नाम है चैंग कहता है कि अब बस एक ही इंसान है जो उसकी जगह के लायक है। लू सोचता है कि वह उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन चैंग दरअसल ग्वेंग को चुनता है। ग्वेंग उनकी नई मास्टर बन जाती है और वह सोचते हैं कि अब आगे क्या करें। लू सजेस्ट करता है कि उन्हें नए स्पिरिचुअल पेट्स को पकड़ना चाहिए। गोलिंग एक बार फिर फोन को याद करती है जब वो लू को देखती है, लेकिन लू कहता है कि यह उसका डिसीजन है। ग्वांग बताती है कि उनके पास कोई पेट्स नहीं है, इसलिए यह उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो उन जगहों को देखते हैं जहां पेट्स मिल सकते हैं, लेकिन बताती है कि वह सभी जगह पहले से ही ऑक्यूपाइड है। लू कहता है कि उसे एक अच्छी जगह पता है, वो सबको वहां लेकर जाता है, लेकिन वहां पहले से बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं जो पेट्स को लेकर लड़ रहे होते हैं। तो लू उन्हें क्लिफ के किनारे ले जाता है और चेक करता है कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। चैंग नोट करता है कि अब वह अकेले ही तो वह क्लिफ से नीचे कूद जाता है और बाकी उसे पागल समझते हैं, लेकिन वह सेफली लैंड करता है और अपने कैक्टस पेट की मदद से बाकियों को भी नीचे लाने में मदद करता है। वो बताता है कि यह एक सीक्रेट हैबिटेट है जहां उन्हें शायद कोई लॉर्ड मिल जाए।
बाकियों को लॉ टर्म समझ नहीं आती। लू उन्हें एक्सप्लेन करता है कि स्पिरिचुअल एनिमल्स के 4 ग्रेड होते हैं, सोल्जर, जनरल, लॉर्ड और एम्पेरर। वो बताता है कि सोल्जर ग्रेड वाले पेट्स आमतौर पर डरपोक होते हैं, लेकिन हायर ग्रेड वाले पेट्स से उन्हें सावधान रहना होगा। जैसे जैसे वह और अंदर जाते हैं, टोंग एक फायर फॉक्स को नोटिस करती है, जिससे लू भी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसके 3 टेल्स हैं और वह यह सोल ब्लीडिंग स्टेज के सेकंड फेज में चल लगती है। वो सोचता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग पेट यहाँ क्या कर रही है और उसे एहसास होता है कि यह पहले से किसी की पेट है, तो वह सबको केयरफुल रहने को कहता है। तभी एक लड़का जिसका नाम है मुखान अचानक उन पर अटैक करता है, लेकिन लू उससे बच जाता है। मुखान कहता है कि वह उसकी टेरिटरी में है और अगर वह नहीं गए तो वह रहम नहीं करेगा। लू और उसका ग्रुप मिलकर एक बल्फ प्लान बनाते हैं। वो प्रिटेंड करते हैं कि उनके पास बहुत खतरनाक पेट्स हैं। यह काम कर जाता है और मुखान बिना लड़े ही चला जाता है। पूरा ग्रुप अपनी बल्फिंग पर सेलिब्रेट करता है, लेकिन तभी उन्हें किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। लू कहता है कि यह जरूर कोई लॉर्ड होगा। सब उस दिशा में दौड़ते हैं और उन्हें एक राइनो हॉर्न पांडा दिखता है, जो मैक्चेयर स्टेज के 7th फेज में होता है। मुखान कहता है कि यह जिसको भी कल्टीवेट करेगा उसी का होगा, इसलिए कोई चालाकी नहीं। वह अपने फायर एफ को पांडा पर अटैक करने को कहता है, लेकिन पांडा अपनी हॉर्न से उसके कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। लू उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथों से कलर गायब हो जाता है। वो टेडी को समन करता है और कहता है कि अपने पेशाब से उसे डिटॉक्सिफाई करे, लेकिन वो पॉइजन दूर नहीं होता। पांडा फायरफॉक्स पर अटैक करता है और मुखान नोट करता है कि वेंट देखने में एक पेंटिंग जैसा लग रहा है और लू भी कुछ गलत नहीं देख पाता, तो उन्हें एहसास होता है कि पांडा की स्किल है कलर एब्सॉर्ब करना, इल्यूजन्स क्रिएट करना। वो अचानक पीछे से अटैक करता है और सबको कंफ्यूज कर देता है, लेकिन कोई एक्चुअल डैमेज नहीं होता। उसका असली अटैक मेली है। और यहीं ये वीडियो खत्म होती है। याद रहे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार फिर मिलते हैं। ये इसका पार्ट 1 था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या हमें इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। आगे इसके और भी पार्ट्स में लाना चाहूँगा अगर आप देखना चाहोगे तो, और कोई और भी एनिमे सजेस्ट कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स में, जिससे हम आगे एक्सप्लेन कर सकते। तक के लिए